दोस्तों नमस्कार। हर जनाजे के पीछे कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ जनाजे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। आजकल ईरान में ही ऐसा कुछ हो रहा है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर जिनको अमेरिका के हमले में, इजराइल के हमले में मार दिया गया था, उनका अंतिम संस्कार का हफ्ता जारी है। अभी तक कयास ये है कि करीब 2 मिलियन, करीब 20 लाख लोग तो सिर्फ ईरान में उनके जो कैपिटल है तेहरान में उपस्थित हुए थे। अब इस पूरे जनाजे में ये कहा जा रहा है कि करीब जहां जहां से जनाजा निकलेगा, जिन जिन शहरों में जाएगा, वहां पे अंदाज ये है कि करीब 1 करोड़ लोग शामिल होंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में जो जनाजे से संबंधित है, इसमें करीब 3 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब अगर 3 करोड़ लोगों की अगर आप बात करते हो, 30 मिलियन की बात करते हो, तो दोस्तों आप इस बात को समझ लीजिए कि ईरान में जो टोटल एडल्ट मेल पॉपुलेशन है, 18 साल से बड़े जितने लोग हैं मेल, उनकी आबादी करीब 3.2 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये है कि ईरान में अगर आप एक कंपैरिजन करें तो हर वयस्क मेल मेंबर इस जनाजे की जो प्रक्रिया है उसमें किसी ना किसी रूप से शामिल हो। अब आप ये बता सकते हैं कि ये जो जनाजा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और इतना बड़ा, जिसको ये कह सकते हैं कि एक जन समर्थन किसी नेता को मिला होगा। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल इसके मायने क्या है, क्योंकि इतना बड़ा जब जन समर्थन मिलता है किसी एक घटना को, और वो भी अपने सुप्रीम लीडर को जब मार दिया जाता है, उसके बाद जब जनता का इतना समर्थन मिलता है, तो इसके मायने तो कई हैं। इसी की चर्चा होगी कि आफ्टर ऑल ये क्या संदेश है अलग अलग देशों के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, भारत के लिए, चीन के लिए, बाकी दुनिया के देशों के लिए कुछ तो संदेश है, और हमें उसमें क्या संदेश समझने को आता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस एनालिसिस को पूरा देखिएगा, और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की इक्वेशन कैसे बदलने वाली है, क्योंकि भारत का संबंध मिडिल ईस्ट से हमेशा से रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना भी शुरू कर दीजिए। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि एक अंतिम संस्कार और कई संदेश, किसके लिए क्या संदेश है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी जब गैदरिंग होती है, जब इतने लोग किसी जनाजे में शामिल होते हैं, वो सिर्फ शोक नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं है कि हमारा लीडर मारा गया। ये जो पूरा समर्थन मिल रहा है, अब उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, उससे हम ये तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ जनाजा नहीं है, ये ईरान का एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर है, लेजिटिमेसी है। अमेरिका और इजराइल को ये बताया जा रहा है कि डिटरेंस भी है, और साथ में आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया में पावर बैलेंस क्या होगा, इसका भी एक नजरिया और नजारा आपको दिख गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो ये कि साहब, ईरान के ऊपर जब आक्रमण हुआ था तो उसका एक एजेंडा ये था, रिजीम चेंज। इजराइल और अमेरिका का यही एजेंडा था कि हम आक्रमण करेंगे, उनके सुप्रीम लीडर्स और टॉप लीडरशिप को मार गिराएंगे, उसके बाद ईरान के अंदर तबाही शुरू हो जाएगी और हमारा जो एजेंडा है रिजीम चेंज का, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात से तो बहुत क्लियर ये हो गया है कि जो रिजीम है वो इंटैक्ट है। खमेनेई साहब की डेथ हुई, उसके बाद उनके जो बेटे हैं उनको उत्तराधिकारी बनाया गया, और आज जिस तरह से जन समर्थन है, इससे ये बात तो क्लियर है कि जो रूलिंग पार्टी है या जो रिजीम है, उसको पूरी तरह से जनता का समर्थन है। आप इसके कई कयास लगा सकते हैं कि जबरदस्ती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है वो हमारे सामने। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो कोई पावर वैक्यूम है और ना कोई आने वाले कोलैप्स की कोई संभावना है।
जो अमेरिका और इजराइल ने सोची थी। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है इस मैसेज से। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब विदेशी आक्रमण हुआ तो अगर पहले भी वहां मनमुटाव था, आपस में जो बंटवारे की बातें होती थी, फ्रिक्शंस थे पॉलिटिकल सिस्टम्स में, जब फॉरेनर अटैक करते हैं तो देश एक हो जाता है। ये बात ईरान ने भी साबित कर दी। इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है दोस्तों कि हम कुछ भी बोलें कि ईरान आपस में बिखरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन आज स्थिति ये है कि जिस तरह से जनता सड़कों पे उतर के आई है, एक तरफ से तो बताया जा रहा है कि देश संगठित हो गया है। इस आक्रमण के खिलाफ देश संगठित हो गया है। तो जो अपोजिशन अपना एजेंडा चला रहा था कि रूलिंग जो रिजीम है उसको हटाएं और अमेरिका और यूरोप और इजराइल की मदद से कुछ बदलाव आ सकता है, मुझे लगता है वो एजेंडा कई साल पीछे चला गया, क्योंकि जनता अब रिजीम के साथ दिखाई दे रही। इसके अलावा जिस तरह से वहां पे नारे लग रहे हैं वो भी ये बता रहा है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस है। अभी भी वहां पे ये कहा जा रहा है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, बदला लीजिए, लेकिन अभी सीजफायर है। तो जो रिजीम है, जो सत्तारूढ़ में लोग बैठे हैं, उनको ये बात क्लियर हो गई है कि जनता इस समय पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो वहां पे जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसको भी ये समर्थन मिलता है कि जिस तरह से उन्होंने जवाबी कार्रवाई करी, इससे जनता का हौसला बढ़ा और वो जनता अब रिजीम के साथ है। ये मैसेज भी एक क्लियर जाता है। इसके अलावा जिस तरह से जनता का समर्थन है, उसने एक बात तो क्लियर कर दी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं नहीं गई। वो आज भी जनता के बीच में है और जनता उसका समर्थन कर रही है। इजराइल और अमेरिका ने कोशिश की थी कि हम वहां पे अगर सुप्रीम लीडर को और टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी है वो शायद खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से जनता उसी लीडर के पीछे आके खड़ी हुई है जिसको अमेरिका और इजराइल हटाना चाह रहे थे। तो ये मैसेज भी बहुत क्लियर है। इसके अलावा जनता ने जिस तरह से स्लोगन दिए कि हम नहीं झुकेंगे, एक डिटरेंस की जो बात की गई है कि अमेरिका के कितने भी हमले हो जाएं, इजराइल के कितने भी हमले हो जाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं। अदरवाइज सबको ये लग रहा था कि इतना बड़ा अगर जमावड़ा होता है और इजराइल की तरफ से कोई आक्रमण होता है तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को भी पता है कि इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो समाज में डिटरेंस है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, वो दोबारा स्थापित होता दिख रहा है। तो कुल मिला के मैसेज जो गया अमेरिका को वो ये गया दोस्तों कि रिजीम चेंज विल नॉट बी इजी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा और आप अपनी मनमर्जी कर लोगे, वो होने वाला नहीं है। मिलिट्री प्रेशर से अगर आप चाहते हो ईरान दब जाएगा, वो भी होने वाला नहीं है। इस समय ईरान के पास जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं डिटरेंस की, चाहे वो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो आज भी इंटैक्ट हैं। इसीलिए अमेरिका दबाव के आगे थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। और जहां तक बात है नेगोशिएशन की, चाहे वो हुर्मुज हो या एटॉमिक हो, हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, जनता हमारे साथ है, लेकिन रेस्पेक्टफुली काम होगा। अगर आप चाहें कि धमका के डरा के आप नेगोशिएशन पेपर पे साइन कर लेंगे, वो संभव नहीं है। एमओयू इसका एग्जाम्पल है कि 14 की 14 बातें जो ईरान ने कही थी अमेरिका को माननी पड़ी। ये बात भी बहुत क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इजराइल को लेकर। तो इजराइल का एक सबसे बड़ा टेंशन था कि साहब जो उसके आसपास, एक तरफ गाजा में और दूसरी तरफ लेबनान में जो लोग हैं इजराइल पे लगातार आक्रमण कर रहे हैं, उनको खत्म किया जाए। इस बात से तो ये क्लियर हो गया है कि द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सर्वाइव्स, क्योंकि ईरान सर्वाइव कर गया। जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो इंटैक्ट है, रिजिम इंटैक्ट है, इस्लामिक आइडियोलॉजी इंटैक्ट है। तो इजराइल को इस बात के लिए अब चिंतित रहना पड़ेगा कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी इंटैक्ट है, क्योंकि कुछ नहीं बदला। ये एक टेंशन उनके लिए हो गया।
चाहे वो सीनियर लीडर उन्होंने मार दिए हों, दुनिया भर की उन्होंने राइवलरी रखी हो, लेकिन जो लीडरशिप ट्रांजिशन जो था उसने ये क्लियर कर दिया है कि आज इजराइल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पुराना लीडर था, नई जो लीडरशिप है वो भी उसी कदमों पे चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। भारत के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से एक ईरान में और इस्लामिक वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि मोदी साहब इजराइल गए थे और उसके बाद जिस तरह से खमेनी साहब की हत्या हुई आक्रमण में, उसके बाद भी भारत की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। बच्चों के स्कूल पे जो आक्रमण हुआ उस पे भी भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इससे ये बात क्लियर हो गई है ईरान की तरफ से कि देखिए, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, हम आज एक रीजनल पावर बन के निकले हैं। एमओयू हमने जो साइन किया वो आपने देख लिया। इसीलिए आप ज्यादा इजराइल और अमेरिका के करीब कोशिश ना करें। आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, आप बना के रखें, हम भी आपके साथ दोस्ती रखेंगे, लेकिन अगर आप हमें इग्नोर करके चाहें कि आप आगे बढ़ जाएं वेस्ट एशिया में, तो शायद वो मुश्किल होगा। क्योंकि आने वाले समय में इकोनॉमिक एंगेजमेंट और जो आपको सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी चाहिए चाबार पोर्ट से, वो तो हम ही देंगे। इसीलिए भारत के लिए मैसेज क्लियर है कि आप ईरान से भी दोस्ती रखें, हम भी अब एक ताकत हैं, आपको दिख गया, जनता हमारे साथ है, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, तो जो हमारी दोस्ती थी वैसे ही बरकरार रखी जाए। इसके अलावा एक बात और हो गई कि भारत भी आज की तारीख में एक काफी बड़ा बाजार है, इकोनॉमिक पावर है। ईरान को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि ब्रिक्स देशों की मीटिंग हो या यूएन की मीटिंग हो या बाकी इंटरनेशनल संस्थाएं हो, भारत का साइज, भारत की इकोनॉमी एक वजन रखता है और ईरान को इसकी जरूरत है। चाइना की जहां तक हम बात करें तो चाइना को बहुत क्लियर मैसेज है कि इस समय ईरान एक रीजनल पावर है और उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो लड़ाई के समय में भी दिखी और जिस तरह से होर्मुज की नाकेबंदी की अमेरिका ने और उसके बाद भी ईरान के साथ चीन के संबंध बरकरार रहे, व्यापार जारी रहा, तो ये मैसेज तो क्लियर चला गया है कि हमारे यहाँ ईरान में कुछ नहीं बदला है, रिजीम कंटिन्यू कर रही है, आइडियोलॉजी भी नहीं बदली है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी हम बरकरार रखेंगे और जिस तरह से व्यापार और एनर्जी ट्रेड चल रहा था वो चलता रहेगा। और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इस समय जो चाइना की स्थिति है वो ईरान के लिए फायदेमंद। अब रही बात रशिया की, कैस्पियन सी के रास्ते व्यापार जारी था, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जारी था, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जारी थी और दोनों के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन है। रशिया और ईरान दोनों एक ही पक्ष के सताए गए हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। इसीलिए जैसे कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसी स्थिति में ईरान और रशिया की दोस्ती और मजबूत होगी, ये मैसेज भी बहुत क्लियर चला गया। बाकी गल्फ देशों के लिए भी मैसेज बहुत क्लियर है कि देखिए, अब हम एक रीजनल पावर हैं, अमेरिका ने भी हमारी बात मान ली। बेहतर यह है कि अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ संबंधों को सुधारें, क्योंकि अननेसेसरी एस्केलेशन करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर हम कन्फ्रंटेशन जारी रखेंगे तो दोनों साइड का नुकसान ही होगा। ये मैसेज भी बहुत क्लियर चला गया। यूरोप को भी बहुत क्लियर मैसेज है कि देखिए, आप जो सैंक्शंस लगा रहे थे उसका कोई फायदा हुआ नहीं, आज हम रीजनल पावर हैं, बेहतर है, आपको भी क्रूड चाहिए, आपको भी तेल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हम दे सकते हैं। अगर हमसे नहीं लेना, किसी और से भी लेना है तो दुश्मनी रखने से कोई फायदा नहीं होगा, माहौल को ठंडा किया जाए ताकि सबका फायदा हो। और जहां तक बात है कि आप सोच रहे थे कि इस्लामिक रिपब्लिक कमजोर हो जाएगा, ये जो आपके सामने जनाजा में जनता का समर्थन है, ये क्लियर मैसेज है कि कुछ नहीं बदलने वाला, तो बेहतर है समझदारी से काम किया जाए। अब आती है बात ग्लोबल साउथ की। एक मैसेज तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका को हमने फेस किया, इजराइल और अमेरिका मजबूर हो गए सीज फायर के लिए। एमओयू जो साइन हुआ वो ईरान की शर्तों पे हुआ, तो ग्लोबल साउथ को तो ये समझ में आ गया कि अब ईरान एक रीजनल पावर के रूप में स्टैब्लिश हो गया है, अब उसको आप हिला नहीं सकते। तो बेहतर यही हैगा
कि अब जो लोग सैंक्शंस के चक्कर में ईरान से दूर रहते थे, अब वक्त आ गया है कि संबंधों को सुधारा जाए और जहां तक हो सके एनर्जी के ट्रेड में और बाकी चीजों में ईरान के साथ दोस्ती की जाए। ये मैसेज भी बहुत क्लियर चला गया है, क्योंकि ईरान अपनी जो सॉवरिटी है, संप्रभुता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। और जहां तक बात है ईरान का जो विदेश में डायस्पोरा रह रहा है और ईरान की अपनी जनता है, उसको भी बहुत क्लियर मैसेज मिल गया है उन ईरान की तरफ से कि देखिए सरकार कहीं नहीं जा रही, सरकार वही रहेगी, इस्लामिक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजीज जारी रहेंगी, इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, हमारे यहाँ पे प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग है, आपके कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। और जहां तक बात है रिजीम कोलैप्स की, जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई शाह का उत्तराधिकारी आएगा या ऑपोजिशन को सत्ता मिलेगी, ऐसा अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। ये मैसेज भी बहुत क्लियर चला गया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ईरान घायल हुआ है लेकिन हारा नहीं है। ये बात एमओयू से बहुत क्लियर हो जाती है। लीडरशिप बदल गई है लेकिन रिजीम वही का वही है, इस बात को आपको समझना होगा। प्रेशर के आगे ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। आज ईरान मिलिट्री, पॉलिटिकल और रीजनल पावर के रूप में स्टेब्लिश हो गया है। अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया है, तो बाकी देशों को मानने में ऐतराज होना नहीं चाहिए। कुल मिला के ईरान पहले से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन के निकला इस कन्फ्लिक्ट के बाद ईस्ट एशिया में। तो अब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यूनरल है इसने कुछ बातों को बहुत क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया। पहले कि जहां तक बात है ईरान में कंटिन्यूटी है, रेजिलियंस है, लेजिटिमेसी है और डिटरेंस है। तो बेहतर ये है कि संबंध सुधारे जाएं, बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है ऑडियंस के लिए, ऑडियंस का जैसे मैंने आपको चर्चा करी कि बहुत क्लियर मैसेज इस समय जो जा रहा है वो यही आ रहा है कि देखिए सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी लोग क्या देखेंगे, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जनाजे में नहीं थे, इस पे भी नजर रखी जाएगी। कौन कौन से एरिया में जो रिलीजियस सेरेमनी है हुई और किसने उसको लीड किया, इससे पता लगेगा कि सत्ता के करीब कौन है। कुल मिला के जो की फिगर्स हैं उनमें से कितने दिखे और कितने नहीं दिखे, उनके अपने मायने होंगे। मिलिट्री लीडरशिप कैसी रहेगी, कौन इस समय लीड करेगा, ये भी देखने की बात है। फॉरेन डेलीगेशंस जो आ रहे हैं उनको कौन अटेंड कर रहा है और कहां कहां से आ रहे हैं, इस पे भी एनालिस्ट की नजर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय जो टोन ऑफ स्पीचेस हैं ईरान के लीडर्स की तरफ से, क्या वो रिटेलिएशन की होंगी, रेजिस्टेंस की होंगी या डिप्लोमेटिक रिकंसिलिएशन की होंगी, ये तो वक्त बताएगा। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, हम कुछ भी बोलें, आज की तारीख में ईरान ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है और यही बात इस जनाजे में सामने दिख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि एक जनाजा है, कई संदेश हैं। और यही आज का वीडियो बनाने का पर्पस था कि ये सिर्फ एक शोक सभा नहीं है, इसके कई मायने हैं, हर लेवल पे इसको एनालाइज किया जाए। मेरा असेसमेंट मैंने आपके सामने रखा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।